जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कल हम लोगों ने जो टीचिंग एप्टीट्यूड का स्टार्ट किया था, हम एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। हमने मतलब लाइन से तो नहीं करेंगे, मैं पीडीएफ के हिसाब से करूंगी। ये स्टार्टिंग हम लोगों ने अभी नहीं किए थे, करेंगे इंशाल्लाह फिर, ठीक है। मॉरिसन मेरे का साथ नेटवर्क में देखा था वो, जब पीडीएफ में आएगा तब मैसेज बता डाल देंगे। दिया मैंने। ओके, जी मैसेज डाल दिया मैंने। हाँ ठीक है, थैंक यू। लेवल्स ऑफ टीचिंग है, लेवल्स ऑफ टीचिंग 3 है, ठीक है। मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल। मेमोरी लेवल बहुत स्मॉल लेवल होता है, मतलब जो बेसिक होता है वो छोटे बच्चों का। और अंडरस्टैंडिंग लेवल जब बच्चे समझने लगते हैं तब का। और रिफ्लेक्टिव लेवल रिसर्च का होता है, ठीक है। मेमोरी लेवल जब भी आएगा उसका कीवर्ड है फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये थॉटलेस लेवल होता है और टीचर सेंटर्ड होता है, ठीक है। टीचर यहाँ पर मेन रोल प्ले करते हैं। टीचर जो भी बच्चों को बोलते हैं बच्चे रट लेते हैं, उसको रोट लर्निंग होता है इसमें। रट लेते हैं और उसी को याद कर लेते हैं। उन वो समझते कुछ नहीं है, बस ऐसे ही याद कर लेते हैं। जैसे रोज को दिखाया और कहा कि ये कौन सा कलर है, मतलब उसका कलर बता दिया कि ये रेड है, तो जहां भी रेड दिखाई देगा तो वो लोग रेड कर देंगे, इस तरह से, ठीक है। और ड्रिलिंग होता है इसमें। ड्रिलिंग यानी कि बार बार रिपीटेशन होता है। इसको अथॉरिटेटिव भी कहते हैं, ठीक है। ये भी एक चीज आप लोग याद रखिए। ये नीचे एक है, हम बताएंगे फिर उसको बाद में। अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग लेवल का कीवर्ड है फैक्ट्स एंड आइडियाज, क्योंकि मेमोरी लेवल में आइडियाज नहीं होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं। अंडरस्टैंडिंग लेवल में जब आएंगे तो आइडियाज भी हो जाएंगे इसमें, ठीक है। कॉन्सेप्ट होता है, फोकस होता है इसमें। बच्चे आपस के रिलेशनशिप को समझते हैं कि ये इसको क्या होगा, इसका क्या होगा, ठीक है। और थॉटफुल लेवल होता है ये। और इसके अंदर ना टीचर और स्टूडेंट दोनों का भी मेन रोल मेन होता है। और ये होता है सब्जेक्ट सेंटर्ड, यानी कि टीचर और स्टूडेंट दोनों मिलकर सब्जेक्ट जो है उसके ऊपर फोकस करते हैं। और ये मॉरिसन ने दिया था, ठीक है। और ये 2 वे होगा, यानी कि वही टीचर और स्टूडेंट दोनों होंगे। रिफ्लेक्टिव लेवल जो रिसर्च अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है इसके अंदर। ये हाईली थॉटफुल होगा, ठीक है। और क्रिटिकल थिंकिंग होगी इसमें। ओवरऑल डेवलपमेंट इसमें होता है और स्टूडेंट ओरिएंटेड होता है, यानी कि स्टूडेंट इसमें प्राइमरी रोल अदा करेगा और जो टीचर है उसका सेकेंडरी रोल होगा। वो बस हमको गाइड करेंगे और बाकी सब जो काम होगा हम ही करते हैं, ठीक है। इसके 3 व्यू पॉइंट्स थे टीचिंग के, वही चीज है। यानी कि हमने इसको निमोनिक से किया था मैप, एमएपी मैप, यानी कि मेमोरी लेवल, अथॉरिटेरियन और पैडागोजी। ये 3 भी चीजें एक ही है, पैडागोजी भी इसी को कहेंगे। आगे हम लोग और पढ़ेंगे, ठीक है। फिर सेकेंड लेवल जो है अंडरस्टैंडिंग लेवल, यू से DUA, दुआ से याद रखिए। डेमोक्रेटिक अंडरस्टैंडिंग लेवल और एंड्रोगोजी इसको कहेंगे, ठीक है। और रिसर्च लेवल का, रिफ्लेक्टिव लेवल का ये है RHL, या फिर आप लोगों को जो भी सही लगे वो याद कर लीजिए। रिफ्लेक्टिव लेवल होगा ह्यूडोगॉजी इसको कहेंगे, और लेजी स्फीयर ये होगा, ठीक है। यहाँ हमने लिखा था 90% जो है स्टूडेंट का रोल होगा इसमें रिफ्लेक्टिव लेवल में, और 10% टीचर का रोल होगा PhD में, ठीक है। टैक्सोनॉमी हम लोगों ने अभी नहीं पढ़ी है, ये भी नहीं पढ़ी है। एम्स ऑफ टीचिंग हमने पढ़ा था, ठीक है। टीचिंग जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग को कहते हैं। ट्रेनिंग यानी कि एक स्पेसिफिक टीचिंग होगा ओवरऑल, लेकिन ट्रेनिंग जो होगा वो स्पेसिफिक होगा, ठीक है। बिहेवियर किसी को, जैसे आर्मी में सिखाया जाता है, स्पेसिफिक स्किल की ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है, ट्रेन करना। इंस्ट्रक्शन यानी कि गिव एंड टेक दोनों साइड से होगा, ठीक है, नॉलेज को गेन करते हैं इसमें। और कंडीशनिंग यानी कि इन लोगों ने कहा था ना कि अगर जैसे कंडीशन जब लगाते हैं, इफ की कंडीशन, अगर आप JRF पास कर लोगे तो आपको इतना कुछ देंगे, ऐसे मतलब बाइक दिला देंगे या कुछ भी दिलवा देंगे, ठीक है। स्टिमुलस रेस्पॉन्स होता है इसमें। और ये जो पावलोव ने दिया था ना, ये वाला है वो, ठीक है। लर्निंग होगा, परमानेंट चेंज होता है अपने बिहेवियर में। इंडोक्ट्रिनेशन यानी कि हमारे अंदर किसी चीज को भर देना, बिलीफ, अंधा विश्वास, अंधविश्वास जो कहते हैं ना, वो माइंड वॉश कर दिया जाता है इसमें, ठीक है। जो टीचर कहेंगे वही वो लोग मान लेते हैं बच्चे। और कॉर्पोरेटिव लर्निंग होती है। कॉर्पोरेटिव लर्निंग यानी कि इंडिविजुअल, जो अलग अलग होता है, जैसे चेस जिसका जिसका वही खेलते हैं, जैसे कैरम जिसका वही खेलते हैं। और कोलैबोरेटिव यानी कि सब मिलकर कोलैबोरेट करके, ठीक है। ग्रुप लर्निंग जैसे होता है, क्रिकेट होगा और ग्रुप डिस्कशन होगा और डिबेट होगा, ये सारी चीजें जो है वो कोलैबोरेटिव लर्निंग मानी जाएगी। अच्छा, 3 वेरिएबल्स हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ पर जो है स्टूडेंट डिपेंडेंट होता है, यानी कि वो किस पर डिपेंड होगा? स्टूडेंट डिपेंड होगा टीचर के ऊपर, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो टीचर होगी, ठीक है। टीचर किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी तो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। और इंटरवेनिंग वेरिएबल यानी कि जो बीच का है, स्टूडेंट और टीचर को जोड़ने वाली चीज, टीचिंग एक्सपीरियंस, लर्निंग एक्सपीरियंस जो होगी, टीचिंग एक्सपीरियंस जो भी हो। और करिकुलम, सिलेबस जो होता है वो, ठीक है। करिकुलम और सिलेबस में भी थोड़ा फर्क है। सिलेबस यानी कि सिर्फ पढ़ा देना जो चीजें वही, और करिकुलम में एक चीज एक्स्ट्रा ऐड होती है कि वो उसमें स्किल्स होंगे, उसके अंदर एक्टिविटीज होंगी, ये सारी चीजें मिलाकर करिकुलम होगा, ठीक है। अच्छा, इफेक्टिव टीचिंग हमने पढ़ी थी।
कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होगा, हमने कल पढ़ लिया था तो हम बस एक बार बता देते हैं। नोन टू अननोन होगा, सीन टू अनसीन होगा, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट होगा, यानी कि टैंजिबल टू इंटैंजिबल, यानी कि जो दिखाई देती है वो चीज से, फिर जो दिखाई नहीं देती वो चीज पर, जैसे कि हमारा इंटेलिजेंस है वो दिखाई नहीं देता है ऐसे। एक्चुअल से रिप्रेजेंटेटिव होगा, यानी कि मतलब अगर मैं ये कहूँ कि झाड़ से दिख रहा है तो झाड़ सिर्फ बोलने के बदले बच्चों को दिखाकर बताना, ठीक है। साइकोलॉजिकल से लॉजिकल होगा, ठीक है, बच्चों के हिसाब से। और एनालिसिस से सिंथेसिस होगा, यानी कि पार्ट से, मतलब छोटी छोटी चीजें चंक्स में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उसको एज अ होल पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। इंडिफिनिट से डिफिनिट होगा, एम्पेरिकल से रेशनल, और फिर पर्टिकुलर से जनरल होगा। पर्टिकुलर जनरल ये होता है इंडक्टिव से डिडक्टिव की तरफ, यानी कि इंडक्टिव ये होता है कुछ न्यू नॉलेज, और डिडक्टिव उसको कहते हैं कि जो पहले से रूल्स बने होते हैं उसी के ऊपर अप्लाई करना, ठीक है। हाँ, ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस होते हैं जो हमारे हवा से खमसा होते हैं, ठीक है। आईज, नोज, ईयर्स और टेस्ट, टच, ठीक है। ये पांच चीजों से जो भी चीजें मतलब हम याद करते हैं या हमारे जहन में जब 5 सेंसेस यूज होते हैं तो वो चीजें हम भूलते नहीं है, ठीक है। और सेल्फ स्टडी, ये डाल्टन सिस्टम कुछ है, ठीक है। ये मॉडल्स भी हमने नहीं पढ़े थे, ये यहाँ से शायद नहीं पढ़ा था। हाँ, ये पैडागोजी एनालॉजी एक बार पढ़ना है, फिर से करेंगे इसको। ये तीसरा वेरिएबल आपने क्या बोला? डिपेंडेंट डिपेंडेंट और तीसरा इंटरवेनिंग वेरिएबल, यानी कि जो बीच में करिकुलम होता है वो। ये बिहेवियर्स भी नहीं पढ़ा था, ये भी नहीं पढ़ा था। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी थी, लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स और टीचर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। ये एक बार आप लोग रिवाइज कर लीजिए। हाँ, ये शायद हमने बताया था। हाँ, 3 फेसेस ऑफ टीचिंग, टीचिंग के 3 फेसेस होंगे, ठीक है। प्री एक्टिव फेज होता है, यानी कि टीचिंग से पहले जो पीपीटी टीचर क्रिएट करता है और आइडियाज अपने जहन में कर लेता है और जो भी चीजें होती है, ठीक है। और इंटर एक्टिव, यानी कि जो क्लास में होता है पढ़ाते वक्त, जैसे टीचर क्वेश्चंस पूछेगा और क्लास में आएंगे तो क्या क्या होगा, कैसे प्रेजेंट करेंगे, वो सारी चीजें, ठीक है। पोस्ट यानी कि बाद में, आफ्टर होगा। ये क्या कहते हैं, इवैल्यूएशन जो होता है वो बाद में होता है ना, मतलब बच्चे ने कितना सीखा फिर वो होगा उसके अंदर, ठीक है। एग्जाम्स होगा, डायग्नोसिस होगा, ये सारी चीजें होंगी। स्टिमुलस यानी कि मुतवज्जे करना, ये शायद ना इसके है पोस्ट एक्टिव फेज के ना, ये 4 चीजें हैं। कौन कौन स्टिमुलस, सी? स्टिमुलस मुतवज्जे करना, और प्रेजेंटेशन, रीइंफोर्समेंट और डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी, ठीक है। इसमें इसमें इंटरेक्टिव में आफ्टर में है शायद, पोस्ट में। हाँ हाँ हाँ, इसी में नहीं नहीं इंटरैक्टिव में है। इंटरेक्टिव में, क्योंकि इसमें इंटरएक्टिव ऑर्गेनाइज भी आता है ना, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, मोटिवेटिंग हो गया, और इसी तरीके से प्रोबिंग भी इसमें ही आएगा इंटरेक्टिव में। इंटरेक्टिव में हाँ, प्रोबिंग और क्या होगा? मोटिवेटिंग भी इसमें ही आएगा। और प्री एक्टिव में सिर्फ आएगा, मतलब प्री एक्टिव आपने बताया दिया, इसमें भी मतलब रेफर्स टू प्लानिंग, यानी प्री एक्टिव से मुराद ये प्लानिंग करता है, टीचर कैसे पढ़ाना है, क्या करना है, कैसे पीपीटी लेके जानी है इट। ठीक है। और अच्छा, पोस्ट और हाँ, पोस्ट एक्टिव में इवेलुएट करना होगा, और इसी तरह कंट्रोलिंग। क्योंकि ना ये कीवर्ड्स होते हैं, जब वो एग्जाम में आएंगे तो इन्हीं कीवर्ड्स से आएंगे, ठीक है। तो ये लिख लेना जरूरी है, उसको जहन में रखना जरूरी है। क्योंकि कंट्रोलिंग से हम सोचते हैं कि इंटरएक्टिव में हो सकता है, क्योंकि क्लास में बच्चों को कंट्रोल करते हैं ना, वैसे भी हम सोच सकते हैं, तो इसीलिए। कंट्रोलिंग तो हमारा पोस्ट एक्टिव में आएगा ना। हम्म इवेलुएट करना एंड कंट्रोलिंग। और इस ठीक है। अच्छा, डेफिनेशन इसका ये था, मॉरिसन ने दिया था सोशल प्रोसेस की वजह से, पूरा मतलब उसका वो है। और स्मिथ ने दिया था ट्रीपोलार प्रोसेस, ठीक है। यानी कि ये 3 जो हमने कल बताया था, ये 3 होंगे, मतलब 3 उसके कोने होंगे, और एक तरफ टीचर होगा, एक तरफ स्टूडेंट होगा, और एक तरफ करिकुलम होगा। ट्रायंगल, ट्रायंगल बोलते हैं ना उसको, ट्रायंगल हाँ, क्या बोलते ट्रायंगल। हैं, ट्रायंगल। ये हमने पढ़ा था फिगर ग्राउंड्स, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग देख लीजिए। ये हम लोगों ने पढ़ा था मेथड्स ऑफ मेमोरी लेवल, ठीक है। और मेमोरी लेवल के क्या क्या मेथड्स होंगे? ड्रिल मेथड होता है, रिव्यू एंड रिवीजन मेथड होता है, आस्किंग क्वेश्चंस मेथड होता है, ठीक है। ड्रिल मेथड और यही होता है, ड्रिल मेथड बस वही होता है, रिटेन और रिकॉल करना, मतलब बार बार किसी चीज को रटना।
हाँ हाँ रिपीट ड्रिल करना, मेथड वही होता है। रिटेन इसमें रिकॉल होगा ये बस। अल्फाज इस तरह के है ना, मुश्किल अल्फाज यूज किए हुए हैं उन्होंने, हाँ वरना रिकॉल डिटेन कर लेते। अब ड्रिल, हम्म। मतलब जैसे ड्रिल मशीन होती है ना, हम लोग जब दीवार में लगाते हैं उसको तो बार बार लगाते हैं तभी वो हाँ होता है। होल करते हैं बार बार। ये जो मेमोरी लेवल है ना, इसको हर्बर्ट ने दिया था। ठीक है, इसके फिर 4 चीजें हैं, फोकस, सिंटैक्स, सोशल सिस्टम और सपोर्ट सिस्टम। ठीक है, और जो सोशल सिस्टम है उसके ये होंगे, क्या कहते हैं, प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, कंपैरिजन एंड एसोसिएशन। और फिर सोशल सिस्टम एंड सपोर्ट सिस्टम। ठीक है, सिंटैक्स को होता है शायद ये, हमने इसको ऐसे हाँ, याद किया था। इसको सिंटेक्स बोलते हैं, यानी तरतीब बोलते हैं, सिंटेक्स ऑफ मेमोरी लेवल। ठीक है, प्रिपेयर करो सिंटैक्स हो गया। प्रेजेंटेशन, आ जाओगे एप्लीकेशन में, मतलब ये इसका वो है निमोनिक्स जो है। हाँ, हमने ऐसे याद किया था, पी स्क्वायर सी एंड एस स्क्वायर। ठीक है, पी सी एस, और पी में भी पी पी पहले आएगा फिर पी एस आएगा, यानी कि प्रेजेंटेशन पी पी और सॉरी प्रिपरेशन पी पी और प्रेजेंटेशन पी एस। ठीक है, फिर कंपैरिजन, फिर सोशियो जो है एस ओ पहले आएगा, फिर सपोर्ट सिस्टम एस यू बाद में आएगा। ठीक है, ये क्या क्या थी हम लोगों ने कल बताया था। ठीक है, उसको अभी नहीं देखेंगे फिर से। और अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग किसने दिया था, मॉरिसन ने दिया था। यानी कि अंडरस्टैंडिंग लेवल में रिलेशनशिप होता है, एग्जाम्पल्स होते हैं, कॉन्सेप्ट होता है, फोकस होता है और फैक्ट्स होते हैं। ठीक है, जो हमने अभी देखे फैक्ट्स एंड क्या था, इन्फो तो वो होता है ना, फैक्ट्स एंड फैक्ट्स ना ये इसमें भी आते हैं, हमारे पेडागोजी में भी आते हैं। और इसके जब फैक्ट्स और रिलेशनशिप आ जाता है, रिलेशन आ जाता है, तो वो आता है इसमें मॉरिसन हाँ वाले पेडागोजी में। हाँ अब असल में जो आपने बताया ना, वो पेडागोजी में जो आता है, यानी मेमोरी लेवल में जो फैक्ट आता है, उसमें आता है फैक्ट एंड इंफॉर्मेशन। और हाँ हमारा इसमें इसमें अंडरस्टैंडिंग लेवल में आता है ये नॉर्मल भी फैक्ट सिर्फ एंड अगर सिर्फ आइडियाज। फैक्ट लिखा होगा ना, सिर्फ फैक्ट सिर्फ लिखा होगा ना, तो वही पेडागोजी में ही आता है, सिर्फ फैक्ट अगर लिखा होता है और फैक्ट के हाँ साथ ये सब रहता है, तो वो उसमें आ जाता है, पेडागोजी में आ जाता हाँ, अंडरस्टैंडिंग लेवल में आ जाएगा अगर आइडियाज वगैरह होंगे। हाँ ठीक है, अभी अंडरस्टैंडिंग लेवल के सिंटेक्स जो होगा वो ये होगा, एक्सप्लोर करते हैं पहले, फिर प्रेजेंट करेंगे, फिर असाइमुलेशन, ऑर्गेनाइजेशन और रेसिटेशन। ठीक है, ये भी हम लोगों ने देखा था कल। इसका कुछ निमोनिक्स बताया क्या ना, क्या सादिफ ने? हाँ, वो कि लिखा था ना, एक्सप्लोर करो प्रेजेंटेशन आसाम में, जिसको ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करेगा। मतलब सिंपल सा इसका तो मतलब, पहले एक्सप्लोर करोगे, यानी एक्सप्लोर करो प्रेजेंटेशन आसाम में। आसाम से मुराद ये एसोसिएशन जो होता है ना, वो वाला आ जाएगा। असाइमुलेशन, हाँ। हाँ, असाइमुलेशन वर्ड है जो भी है, जिसको ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करेगा, ऑर्गेनाइजेशन उसके बाद लास्ट में डिसाइड। ठीक है। ये है असाइमुलेशन। वर्ड लफ्ज क्या है इसका, असाइमुलेशन, असाइमुलेशन, असाइ मिलेशन। अच्छा, फोकस यानी कि मास्टरी ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट पे फोकस होगा, सिंटैक्स, ये सारी चीजें होंगी। ये तो पता ही है ना आप लोगों को। और सोशल सिस्टम क्या होगा, इमिलेशन, मुंह भी जो टेढ़ा हो टीचर जाता है और ना, स्टूडेंट मिलकर काम करते हैं। आसाम में। हाँ, और सपोर्ट सिस्टम क्या होगा, वही रिटन टेस्ट और रोल टेस्ट। और यहाँ पे जो होगा चौक, डस्टर या जो भी चीजें, जैसे अब हम टैब यूज कर रहे हैं और स्टाइलस यूज कर रहे हैं, तो ये होगा, लैपटॉप होगा, जिसे आप लोग सुन रहे हैं वो होगा, फोन होगा। ये सारी चीजें क्या होंगे, क्या कहते हैं, सपोर्ट सिस्टम में होगा। ठीक है, अब Methods- हाँ, मेथड्स यूजिंग, क्या क्या मेथड्स इसमें होते हैं, लेक्चर मेथड होता है, और डेमोन्स्ट्रेटिव मेथड होता है, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड होता है, डिस्कशन मेथड होता है, एक्सप्लेनेशन मेथड होता है। ठीक है, इसके मेरिट्स क्या है, इसमें रट्टाफिकेशन नहीं होता है, नो रोड, और प्रीवियस नॉलेज के बेस पर ये होता है, और थिंकिंग एबिलिटीज में बढ़ती है, और फैक्ट्स एंड आइडियाज होते हैं। ठीक है, एक मिनट, ये मुझे समझाना आप लेवल क्या में। चीज? हेलो, हाँ बताइए। हाँ, इसका मुझे जो मेथड है ना, मुझे समझाना है एक बार दोबारा से। अच्छा, लेक्चर मेथड यानी कि लेक्चर जो हम देते हैं, टीचर जो लेक्चर देता है। डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब डेमो करके बताते हैं ना, डेमो। जैसे पहले फोन आता था, उसमें डेमो बताया जाता था कि ऐसे ऐसे करना है, इसी को डेमो कहते हैं। ठीक है, आपकी आवाज इंडक्टिव कट और जाती डिडक्टिव मतलब तो पता है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव जो कहा जाता है, हम लोग इसको है, डिटेल में पढ़ेंगे आगे। रिसर्च में पढ़ाया जाएगा वो तो हाँ, शायद। डिस्कशन मेथड तो पता है, डिस्कस करते हैं जो बच्चे और बच्चे आपस में मिलकर डिस्कस करते हैं। और एक्सप्लेनेशन यानी कि टीचर जो एक्सप्लेन करता है वही। ठीक है, अभी आवाज ना बीच में। हाँ, बीच में नहीं आ रही आपकी आवाज। नहीं नहीं रही साहब, आप आवाज बिल्कुल भी नहीं कट रही है, वो कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम होगा आपकी तरफ। हाँ, हमारी तो मुझे नहीं ही कट लग रही। रहा है बहुत ज्यादा कठोरी है आज। आपकी कट हो रही है। हम्म, कहाँ से समझ रहे बेसिक हैं, इंडक्टिव और डिडक्टिव तक तो पता चल गया है। डिस्कशन मेथड यानी कि जो डिस्कस करते हैं आपस में बच्चे मिलकर, और टीचर से भी करते हैं। ठीक है, और एक्सप्लेनेशन यानी कि जो एक्सप्लेन करते हैं टीचर वो। ठीक है, ठीक है।
हाँ, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में जो होगा इंट्रोस्पेक्टिव लेवल है, ये हाईली थिंकिंग होता है, इसने ये इसको हंट ने दिया था, ठीक है। हाईली हाईएस्ट लेवल होता है पीएचडी का और रिसर्च का जो होता है, और इसमें ना मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग दोनों होता है। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है ये, ठीक है, एक प्रॉब्लम दी जाती है, उसका हाइपोथेसिस बनाते हैं और फिर उसको इवैल्यूएट करते हैं, वो सारी चीजें होती है ना, वो आगे बताते हैं हम उसको, ठीक है। प्रॉब्लम ओपन सॉल्विंग होगी, यहाँ आएगा आगे इंटेलेक्चुअल ओपन बिहेवियर, ठीक है, ओपन क्लासरूम होता है ये ट्रांजेक्शन जो। ओपन क्लासरूम, लॉजिक एंड इमेजिनेशन इसमें होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग आपने बता ही दिया, डेवलप इंटेलेक्चुअल थिंकिंग होती है इसके अंदर, और लाइसिस फेयर होता है। हाँ लेजिस्फियर ऊपर बताया था ना, लॉजिक एंड इमेजिनेशन ना, लॉजिक एंड इमेजिनेशन, और इसी डेवलप इंटेलेक्चुअल थिंकिंग। इंटेलेक्चुअल थिंकिंग हमने बताया ना, इंटेलेक्चुअल बिहेवियर जो है वो, ठीक है। मेथड्स ऑफ, अब इसके मेथड्स क्या होंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है। इन्वेस्टिगेटिंग, जो सीआईडी करती है, इन्वेस्टिगेटिंग उसको बोल सकते हैं, ठीक है। रिसर्च में ही हम लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं ना सारी चीजें। और ह्यूरिस्टिक होगी, ठीक है, जैसे ये होगी इंट्रोस्पेक्टिव, यही ऐसे वैसे वैसे ये होगी ह्यूरिस्टिक, ठीक है। और जी। एक्सपेरिमेंटल होती है, एक्सपेरिमेंट होता है, इसमें इंक्वायरी होता है, इंक्वायरी करते हैं, एनालिटिकल होता है, ठीक है, ये सारी मेथड्स होते हैं। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, फोकस किस पर होता है, मेन सॉल्विंग प्रॉब्लम पर होगा, प्रॉब्लम जो दिया जाता है उसको सॉल्व करने में। और सिंटैक्स क्या है इसका, पहले प्रॉब्लम होगा, फिर उसका हाइपोथेसिस बनाएंगे, फिर डेटा कलेक्ट करेंगे, उसको वेरीफाई करेंगे, और फिर टेस्ट करेंगे हाइपोथेसिस को, ठीक है। वही है जो रिसर्च में होते हैं, लेकिन जो इसको थोड़ा सा रिसर्च में शॉर्ट पढ़ करके लेते दिया हैं। है। हाँ हाँ जी फाइजा। जी, मैं वही बोल रही थी कि रिसर्च में हम इसको डीपली मतलब अच्छे से पढ़ लेंगे। हाँ हाँ, वहां पे 7-8 शायद लेवल्स हैं उसके, अलग अलग मतलब वो अफवाल है, तो यहाँ पे सिर्फ 4 है, ठीक है। ओपन एंड इंडिपेंडेंट होता है ये, ठीक है। और यहाँ जो पीपल यानी कि स्टूडेंट जो होता है वो प्राइमरी होता है, जो टीचर होता है सेकेंडरी होता है। ये सब नहीं हुआ था, इवैल्यूएशन पढ़ेंगे अभी, ठीक है, वैसे ये भी नया क्लास आया कितने बजे तक चलेगी हमारी ये? 4 बजे तक, ठीक है। इवैल्यूएशन पढ़ लेते हैं अभी, ठीक है। इवैल्यूएशन ना 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है, और हम इसको ऐसे कर देते हैं ताकि बिफोर इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस, ठीक है, टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन। बिफोर इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस यानी जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है और पढ़ाया जाता है जो चीज, उसके पहले, और ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस और आफ्टर इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस, ठीक है। बिफोर इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस जो होगा वो होगा प्लेसमेंट इवैल्यूएशन, ठीक है। प्लेसमेंट के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम दिया जाता है ना, उसको कहेंगे, एग्जाम्पल इसका यही है कि एंट्रेंस एग्जाम दिया जाता है, ठीक है। और टू नो एंट्री बिहेवियर यानी कि एग्जाम में आने से पहले, मतलब कोई प्लेस देने से पहले, जैसे पीएचडी के हमारे लिए एंट्रेंस एग्जाम दिया जाता है, फिर जेएनयू में तो और सारे में तो एमए में ही दिया जाता है कि ये काबिल है कि नहीं, यहाँ पर राइट पर्सन इन द राइट प्लेस, ठीक है, हम सही शख्स को चुन रहे हैं कि नहीं। जैसे बच्चों को अगर सेकेंड में डायरेक्ट डालना हो तो वो पहले एग्जाम लेंगे, देखेंगे कि बच्चा इस काबिल है कि नहीं, अगर नहीं है तो फिर उसको छोटी क्लास में डालेंगे, अगर है तो उसी क्लास में लेंगे, इस तरह से, ठीक है। और ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस यानी कि इंस्ट्रक्शन जब चलता है उस वक्त फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। जब हम स्कूल में पढ़ते थे ना 10 साल पहले शायद, उस वक्त क्या था, क्या कहते हैं, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअल ये होता था। लेकिन अभी FA1 FA2 SA1 SA2 ये कहा जा रहा है, FA1 FA2 होता है, फिर SA1 होता है, फिर FA3 FA4, फिर होता है SA2, ठीक है। तो मतलब ये है कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन पहले लिया जाता है 2, फिर जैसे क्वार्टरली लिया जाता था या फिर हाफ ईयरली लिया जाता था, उस तरह समेटिव लेते हैं 1, फिर उसके बाद फिर FA2 FA3 FA4, फिर उसके बाद SA2 यानी कि वो फाइनल एग्जाम होगा, ठीक है। तो इसी तरह ये जो वाइल जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है ना, इसका यही मेन क्या है, कहाँ है वो, वाइल स्टडिंग, ठीक है, पढ़ाई के दरमियान में होगा ये, ठीक है। टू नो मास्टरी इन कंटेंट, और नहीं इसके अंदर एक ये क्या है, ये है कि ये टीचर को भी चेक करेगा, टीचर ऑल्सो चेक्स द परफॉर्मेंस ऑफ हर सेल्फ, कि कहीं टीचर की कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही है जब बच्चे कर रहे हैं तो, ठीक है। ये इंटरवल माना जाता है, ठीक है, कंटिन्यूस होता है, ये डेली बेसिस पर होता है। फॉर्मेटिव यानी कि फॉर्मेटिव जो है ये 4 टाइम्स होगा, इसे याद रखिए, फॉर्मेटिव यानी 4 टाइम्स।
टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस, यानी कि बीच बीच में बच्चों को चेक करते रहते हैं कि बच्चे पढ़ाई जो पढ़ाया जा रहा है वो समझ रहे हैं कि नहीं। ठीक है, ये होता है इसका। समझ में आया फॉर्मेटिव। और ना असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी कि लर्निंग करने के लिए ये किया जाता है। फॉर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो नीचे आएगा समेटिव वो ऑफ होगा। तो फॉर कैसे याद रख सकते हैं, यहाँ जो फॉर्मेटिव है ना उसी में याद रखिए कि FOR जो होता है फॉर स्टार्टिंग का, उसी से याद रख लीजिए फॉर। ठीक है, जो समेटिव होगा फिर वो ऑफ होगा। असेसमेंट फॉर लर्निंग। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? और कोई चीज कोई ऐड करना हो तो बताएं। और बीच में जो क्विजेस होते हैं, मॉक्स होते हैं, हम लोग अपने आप को जैसे बस ये होगा कि हम लोग डेली टेस्ट सीरीज देते हैं और मॉक्स देते हैं, ये देखने के लिए कि मैंने कितना पढ़ा और मुझे कितना समझ में आ रहा है। अगर जो कमियां होंगी तो फिर उसको वो क्या कहते हैं, उसको दूर करेंगे। तो जजमेंट इसमें भी होता है। जजमेंट ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्या होगा, ठीक है। फिर फीडबैक भी लिया जाता है इससे, इसमें, ताकि आगे और अच्छा इंप्रूव किया जा सके। ठीक है, दूसरा होता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में क्या होता है, टू सॉल्व लर्निंग डिफिकल्टीज, यानी कि अब हमको पता चल गया है कि डिफिकल्टीज क्या क्या है। ठीक है, जब हमने फॉर्मेटिव असेसमेंट किया तो हमें पता चल गया कि क्या क्या इसमें डिफिकल्टीज है। तो अभी हमको टू सॉल्व लर्निंग डिफिकल्टीज, वो जो डिफिकल्टीज है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, बच्चे की तरफ देखते हैं, जैसे डॉक्टर देखता है ना, डॉक्टर कैसे हम हमारी प्रॉब्लम देखते हैं उसके ऊपर दवाइयां देता है। तो उसी तरह सेम यही होता है कि डॉक्टर की तरह हम टीचर्स भी क्या करते हैं, बच्चों को देखते हैं कि क्या क्या इनके अंदर कमियां हैं, फिर उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मुश्किलात को देखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? तो हाँ जी, ड्यूरिंग मतलब ये कह इंस्ट्रक्शन सकते हैं दो चीजें होंगी, कि फॉर्मेटिव ये डायग्नोस्टिक। जी, ये इवेल्युएशन की बात चल रही है, तो हम इसको ऐसे कहते हैं, इवेल्युएशन जो है, ये जो अभी आपने बताया, जो इसके टाइप्स बताए, ये इंस्ट्रक्शन के हिसाब से इसके इवेल्युएशन के 4 टाइप्स होते हैं। जैसे अभी आपने बताया, ये फॉर्मेटिव, समेटिव और प्लेसमेंट, और इसी तरीके से हम्म। अ, ये डायग्नोस्टिक वगैरह जो होते हैं, ये होते हैं इंस्ट्रक्शन के हिसाब से। और अगर अप्रोच के हिसाब से इनके टाइप देखेंगे तो फिर वो 2 ही होते हैं, क्वांटिटी और क्वालिटी। और रेफरेंस के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो ये क्या बोले, नॉर्म रेफरेंसेड और CRT होता है, ये क्राइटेरिया रेफरेंसेड। और अगर पर्पस के हिसाब से आप देखते हैं तो फिर ये आते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट वगैरह होते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, अचीवमेंट्स टेस्ट और प्रोफिशिएंसी। इनका पर्पस ये होता है ना, पर्पस के एतबार से ये इवैल्यूएशन होते हैं। और ग्रेड के हिसाब से अगर देखते हैं तो वही जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो है। ठीक है, शायद आपके पास लिखा हुआ होगा, आप हमें भेजिएगा, हम इसके अंदर ऐड कर देंगे उसको। ठीक है, अलग अलग कैटेगरीज करके हुए ना। हाँ, जो अभी आपने ये इवैल्यूएशन बताया ना, ये बस अक्सर पूछे भी यही जाते हैं, तो वो हाँ, इंस्ट्रक्शन के हिसाब से थे। ये प्लेसमेंट जो होता है, प्लेसमेंट इवैल्यूएशन, और सिक्स फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, जैसे आपने बताया फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो होता है वो ड्यूरिंग द क्लास होता है। हमेशा याद रखिए, क्योंकि बच्चे की नॉलेज को सुधारने के लिए, बच्चे की कहाँ-कहाँ कमजोरियाँ उसको देखने के लिए होता है। और इसी तरीके से जो आफ्टर इंस्ट्रक्शन होता है, यानी जिसको हम समेटिव बोलते हैं, जो वो किसी भी सेमेस्टर के लास्ट में होता है, जिसमें हमको ग्रेड वगैरह देते हैं। और जो एक आपने बताया था ना कि ये बिफोर इंस्ट्रक्शन जो होता है, हम्म तो ये प्लेसमेंट इवैल्यूएशन, इसको इसी को प्लेसमेंट इवैल्यूएशन भी बोलते हैं। तो ये बिहेवियर को टू नो इंटर बिहेवियर के लिए होता है। ठीक है। और अभी आप कंफ्यूज ना रहे, मतलब इस चीज के अंदर कि डायग्नोस्टिक ये कोई अलग से चीज तो नहीं है, बल्कि डायग्नोस्टिक ये वही चीज है जो ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, यानी जिसको हम अभी आपने बोला ना, जो ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन जो इवैल्यूएशन होता है उसी को डायग्नोस्टिक भी बोलते हैं। हाँ, मतलब उसी के टाइप पे नहीं आएगा ये। हेलो, आवाज आ रही मेरी? अभी आ रही है, तब से नहीं आ रही। हाँ, अच्छा। हाँ, मतलब ये होता है, ये डायनो ये क्या बोलते हैं इसको, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन जो होता है ना, वो लर्निंग की जो डिफिकल्टीज है उनको सोल्व करने के लिए होता है। हाँ, जो लर्निंग में कहाँ किस तरह की डिफिकल्टीज आ रही है, उनको सॉल्व करने के लिए। डायग्नोस्टिक में 3 चीजें होती है मैन। जी। आप आइडेंटिफाई कॉज, इफेक्ट एंड सॉल्यूशन।
कॉज इफेक्ट सॉल्यूशन तीनों चीजों पर बेस्ड होता है। हाँ क्या आइडेंटिफाई कॉज इफेक्ट एंड सॉल्यूशन। जी जी, कॉज इफेक्ट सॉल्यूशन। किस चीज की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, फिर उसके क्या कारण होते हैं, उसका इफेक्ट बीच में क्या बोला। पड़ता है, फिर उसका सॉल्यूशन क्या हुआ है, ये सारी चीजें देखी। ठीक है। अच्छा, आफ्टर इंस्ट्रक्शनल क्या था प्रोसेस। हाँ, आफ्टर इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस क्या होता है, समेटिव होता है। ठीक है, समेटिव में क्या हाँ होता है, समझ गए। असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ठीक है, जो पढ़ लिया है अब उसके ऊपर होगा टू सर्टिफाई द लर्नर। सर्टिफाई किया जाता है ना, कि सर्टिफिकेट दिया जाता है। बस ये देख रहे हैं कि पढ़ लिया, बस खत्म हो गया। ये नहीं देखा जाएगा कि कैसे पढ़ा, क्या पढ़ा। ठीक है, एंड ऑफ द कोर्स यानी कि कोर्स के आखिर में जो होता है, लर्निंग आउटकम। ठीक है, जजमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस। यहाँ पर ऊपर क्या था, जजमेंट था ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस था। ठीक है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्या क्या उसके ऊपर जजमेंट किया जाएगा। यहाँ पर क्या जजमेंट किया जाएगा, परफॉर्मेंस का। ठीक है, और फिर सर्टिफिकेट बस रिजल्ट देखा जाएगा। इसमें तीन चीजें होती है, क्रेडिटिंग, चार चीजें होती है, क्रेडिटिंग और सर्टिफाइंग, प्रोमोटिंग और सेलेक्टिंग। ठीक है, प्रमोट कर देंगे, क्रेडिट दे देंगे। वो हम लोगों ने जो CBCS क्रेडिट सिस्टम पढ़ा था वो वाला। ठीक है, हमने नहीं पढ़ा था, अभी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सर्टिफाइंग होगा, उसमें सर्टिफिकेट दे देंगे। प्रोमोटिंग यानी कि दूसरी क्लास में ले लेंगे, प्रोमोट कर देंगे और सेलेक्ट कर देंगे। ठीक है, दूसरी क्लास में सेलेक्ट कर लेंगे। यही सब होता है ना। अच्छा, बेंचमार्क समेटिव ने कैसे ये हमने बस कहीं से लेकर डाल दिया। ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट में ये होता है, क्विजेस होते हैं, ऑब्जर्वेशन होता है, मतलब टीचर बच्चों पर ऑब्जर्व करते हैं। होमवर्क और क्लास वर्क होगा, चार्ट्स होंगे, वेन डायग्राम्स होंगे। ठीक है, समेटिव यानी कि स्टेट असेसमेंट्स होगा, और डिस्ट्रिक्ट बेंचमार्क होगा, यानी कि बच्चे जो दिया जाता है वो बेंचमार्क उसमें पढ़ते हैं ना हम लोग, नॉर्म में, नॉर्म में नहीं, क्राइटेरियन में, वही होता है। क्राइटेरिया पड़ते हैं। एंड ऑफ द यूनिट या फिर टर्म्स असेसमेंट्स और स्टैंडर्ड बेस्ड असेसमेंट्स। ठीक है, मतलब और इन लफ्जों को आप कीवर्ड के तौर पे याद रख सकते हैं, क्योंकि अक्सर यही मतलब कीवर्ड यूज होते हैं अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन है, समेटिव से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो यही कीवर्ड रहते हैं उसमें। बेंचमार्क होता है। ये आवाज बीच में ब्रेक हो जाती हाँ, ब्रेक हो रही है। है। ठीक है, और जो बीच में होता है वो मतलब दोनों के पास जो कॉमन होगा वो बोथ एक्सेस लर्निंग, दोनों से लर्निंग ही मेन होता है। ठीक है, बोथ आर यूज फॉर फीडबैक, फीडबैक भी यूज किया जाता है, और बोथ आर फॉर फ्यूचर प्लानिंग। ठीक है, आगे बच्चा क्या पढ़ेगा उसी के लिए होगा। नेक्स्ट, और क्या देखना था, फंक्शंस देख लेते हैं, ये हमने देखा नहीं है। फंक्शन ऑफ ये एवेल्युएशन देखा हमने। नहीं देखा था। ये वाला बोल रहे हैं ना, डायग्नोस्टिक फंक्शन, क्या है ये, कौन सा कहाँ है, पे? Perspective. प्रिस्क्रिप्टिव। Perspective. हाँ, प्रिस्क्रिप्टिव फंक्शन और इवैल्यूएशन फंक्शन। ठीक है, सी है वो, मैं सोच रही थी कि ई है। ठीक है, और डायग्नोस्टिक फंक्शन में टीचर एक्टिव होगा। ठीक है, टीचर का प्लान होगा, टीचर बच्चों को चेक करेंगे कि क्या कहाँ पर गलती है, प्रॉब्लम जो होगी उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमने जो वहां पर मतलब वहां जो वर्ड्स यूज किए हैं उसको यहाँ पर फिर से डबल डबल नहीं लिखा है। ठीक है, सिंगल लिखा है। प्रिस्क्रिप्टिव फंक्शन यानी कि क्लास इंटरेक्शन जो होता है दोनों के बीच में, बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं, फिर टीचर बच्चे क्या करते हैं, फीडबैक देते हैं बच्चों को और टीचर को। ठीक है, ये होगा प्रिस्क्रिप्टिव फंक्शन। और इवैल्यूएशन एट द एंड ऑफ व्हाट इज द आउटकम, आउटकम जो होगा वो जो अभी हमने पढ़ा। ठीक है, किसी भी चीज का इवैल्यूएशन, चाहे वो ये फॉर्मेटिव हो फंक्शन या समेटिव हो। ठीक है, ये फंक्शन जो है हमारे किसके हैं, डायग्नोस्टिक के हो गए। डायग्नोस्टिक फंक्शन तो अभी आपने बता दिया तीनों के, और पर्सपेक्टिव फंक्शन, इवैल्यूएशन फंक्शन। ठीक है। अच्छा, तीन चीजें होते हैं, मेजरमेंट होगा, असेसमेंट होगा और इवैल्यूएशन होगा। पहले मेजरमेंट आता है, जैसे हमने ये बनाया, ये देखिए जो छोटा बॉल है ना, ये जो सर्कल है, ये मेजरमेंट होगा। ठीक है, मेजरमेंट होगा, फिर उसके बाद ये जो बड़ा बॉल है, ये सारी चीजें होंगी असेसमेंट। असेसमेंट असेसमेंट हाँ, असेसमेंट फिर उसके बाद क्या होगा बेटा? इवैल्यूएशन आ जाएगा उसके बाद। हाँ, इवैल्यूएशन आ जाएगा उसके बाद। आंख में, फिर जुबान कतरा गया।
फिर जो कॉमन होगा वो इवैल्यूएशन होगा। ठीक है, मेजरमेंट जो होगा फिर गैदरिंग इन्फो, मेजरमेंट यानी कि गैदरिंग इन्फो, इन्फो को सिर्फ एक जगह करना। फिर असेसमेंट होगा, दोनों को कंपेयर करना, दो चीजों को, ठीक है, क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए दो या दो से ज्यादा चीजों को, यानी कि दो या दो से ज्यादा इंफॉर्मेशन को कंपेयर करना। ठीक है, और इवैल्यूएशन होगा जजमेंट देना। यहाँ पर मेजरमेंट और असेसमेंट दोनों होगा। ठीक है, CCE होगा, इसमें कंटिन्यूअस होगा, कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि ओवरऑल होगा, इवैल्यूएशन होगा, मेथड ऑफ इवैल्यूएशन उसका होता है। यहाँ पर देखिए, ये पिक्चर में अच्छे से समझ में आएगा। इवैल्यूएटिंग नॉलेज, स्किल्स एंड अंडरस्टैंडिंग, द डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। ठीक है, असेसमेंट यानी कि इज टू इंक्रीज क्वालिटी, ये पानी डाल रहा है ये देखने के लिए कि इसकी क्वालिटी, ताकि इसकी क्वालिटी बढ़े। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसको मतलब वो दूर कर रहा है, इसकी क्वालिटी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो इवैल्यूएशन है सिर्फ उसको जज कर रहा है खड़े होकर कि ये बहुत छोटा है, पता नहीं क्यों। ठीक है, इसके लीव्स जो है वो बहुत छोटे हैं, बस उसको जज कर रहा है, खड़े होकर बोल रहे हैं कि ये ऐसा है। ठीक है, ये होगा इवैल्यूएशन। और असेसमेंट यानी कि उसकी परवरिश भी करना। अच्छा, यहाँ पर एकोमोडेशन और असाइमिलेशन जो हम लोग कल ढूंढ रहे थे वो है इसका। ठीक है, अकोमोडेशन एज इट एज इन्फो को एक्सेप्ट नहीं करते। ठीक है, अकोमोडेट यानी कि एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, असाइमिलेशन यानी कि एज इट एज इन्फो को यूज करते हैं। ठीक है, अकोमोडेशन एज इट एज एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ACC जब होगा ना, ACC तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, और ASS होगा तो एक्सेप्ट करेंगे, इसे याद रखिएगा। ये भी पढ़ना है ना। ये थोड़ा ऐसे ही लिखा हुआ है मेरे पास। आई मीन क्वेश्चन से देख के तो और भी अच्छा हो जाएगा ना, कि जिससे रिलेटेड वो क्वेश्चन होगा तो थोड़ा सा अच्छा भी, जिससे रिलेटेड वो क्वेश्चन होगा ना उसी की थ्योरी फिर निकाल के देख लेंगे, क्योंकि हाँ है हमारे देखिए, पास। बस वो सब कुछ लोग बोल रहे थे कि थोड़ा थियरी देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करें। कल से इंशाल्लाह क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। थियरीज है अभी, जो लर्निंग थियरीज है वो वाले हैं, तो वो तो जो थियरी आएगी उसी को निकाल के देख लेंगे। ठीक है, ये देखते हैं प्रोसेस बेस्ड और कंटेंट बेस्ड। ये शायद सादिक सर ने कल पढ़ाया था। डाइवर्जेंट होता है, हाँ, ओपन एंडेड होता है। प्रोसेस यानी कि सब्जेक्टिव होगा। ठीक है, प्रोसेस बेस्ड सब्जेक्टिव यानी कि रिटर्न जो होता है, ऐसे ऐसे टाइप, इसमें लिखा जाता है। ठीक है, जितना चाहे हम अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। ठीक है, ये इनडायरेक्ट होगा। ओपन एंडेड होगा यानी कि ओपन माइंड, हमारा माइंड ओपन होता है, हम जितना चाहे जो चाहे लिखे। ठीक है, एक मिनट इनडायरेक्ट होगा। एक मिनट सर, ये हमारा जो ये है, ये डाइवर्जन और कन्वर्जन जो भी है, तो ये किस में से आता है मतलब? मतलब जो क्वेश्चंस आएंगे ना वो किस में से आएंगे, मुझे भी पता नहीं, क्योंकि अच्छा, मैंने अलग हेडिंग नहीं नहीं लिखी नहीं है। नहीं, ये अलग से एक टॉपिक है ना, ये डाइवर्जन एंड कन्वर्जन, मतलब किसी टॉपिक के तहत तो नहीं है ना ये? मेरे ना जहन में अभी तो नहीं है, जैसे देखते हैं इसको। इवॉल्वेशन में ही तो ये आएगा कि क्वेश्चंस कैसे होंगे। अगर क्लास में इवैल्यूएशन में एग्जाम आएगा ये? होता है स्टूडेंट्स का तो किस हिसाब से होगा, वहां पे ओपन एंडेड क्वेश्चन होंगे, यहाँ पे क्लोज एंडेड। ये तो वही है उसी के साथ ही। वही क्वेश्चंस के लेवल को किस तरह बनाते हैं उसके हिसाब से। जैसा कि हमारा एग्जाम जो हो रहा है ना UGC का, उसका हाई लेवल होता है, मॉडरेट होता है, लो लेवल होता है, हर तरह के क्वेश्चंस रहते हैं। यही वजह है कि फर्स्ट पेपर का जो क्वेश्चन 37 शिफ्ट में बनता है, तो हर एक का लेवल सेम होता है। क्योंकि अगर लेवल बहुत ज्यादा लो या राइट और लेफ्ट में चला गया या लो और डाउन हो गया तो फिर बेइंसाफी हो जाएगी या बायसनेस आ जाएगा एग्जाम में। इसीलिए लेवल को तीनों 30 शिफ्ट में जो क्वेश्चंस बनते हैं फर्स्ट पेपर का, तो हर एक लेवल में तीनों तरह के क्वेश्चंस होते हैं। कुछ हाई होते हैं, कुछ मॉडरेट होते हैं, कुछ लो लेवल के होते हैं MCQ में। और यहाँ तो कुछ ब्रॉड प्रोसेस में आता है, वो टेस्ट लेवल जो ब्रॉड आपको लिखना पड़ता है सब्जेक्टिव वाइज में। तो इसी हमारा तरह ये जो होता है वो कन्वर्जेंट होता है। जैसे बड़े बच्चे जो होते हैं जिनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई होती है, उनको फिर मतलब वो देते हैं ना लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, जहाँ पे वो मतलब खुद ही एक्सप्लोर करके मतलब बड़े जवाबात लिख सकते हैं, तो वो आएगा इसमें प्रोसेस बेस्ड में। और कंटेंट बेस्ड में उतना नहीं होता है, ये क्लोज एंडेड ही रहता है। इसके कुछ सिमिलर नेम्स हैं, जैसे कन्वर्जेंट जो क्वेश्चंस होते हैं वो
एक बात दो बात में एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चंस होता है, 1 वर्ड 2 वर्ड्स में आप यस या नो में आंसर उसका आ जाता है। और डाइवर्जेंट में आपका लॉन्ग प्रोसेस, कुछ सेंटेंस लिखना पड़ता है, एक्सप्लेनेशन करना पड़ता है, ओपन एंडेड होता है, तो वो बड़ा लेवल का होता है। तो इस तरह के डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन सेम टू सेम है। प्रोसेस, कंटेंट बेस्ड, ये इस तरह के होते हैं। उसके बाद हाई ऑर्डर क्वेश्चंस, लो ऑर्डर क्वेश्चंस आते हैं, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस। नेम डिफरेंट है, सबका मीनिंग वही है, दो तरह के होते अच्छा, तो ये भी इवेल्युएशन का ही पार्ट है। हैं। हाँ, ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है। हाँ, इसमें कन्वर्जेंट इमेजिनेशन होता है, क्योंकि हम जब आंसर लिखते हैं ना तो फिर हाई ऑर्डर में लिखते हैं। हाँ, इमेजिनेशन होता है इसके अंदर। जब हम लिखेंगे ना कोई आंसर तो हम लोग अपनी सोच से लिखेंगे, लेकिन जब ये जो एमसीक्यूज हमारे नेट में जो होता है उसमें कोई इमेजिनेशन नहीं होता है। जो आंसर वहां पर होंगे हम बस उसी को टिक करके आ जाएंगे, कोई भी एक। ठीक है, क्लोज एंडेड होता है, हमारा इमेजिनेशन में कुछ भी हमारी तरफ से कुछ होता नहीं है, वो लोग जो कहेंगे उसी में से टिक करके आना होगा। बेस्ट एग्जाम्पल ये है कि ये जो है कंटेंट बेस्ड यानी कि लोअर ऑर्डर और मेन इसका कहेंगे क्लोज एंडेड। ठीक है, ये नेट की तरह समझ लीजिए, जैसे एमसीक्यू टाइप हमारा होता है नेट एग्जाम की तरह। और प्रोसेस बेस्ड जो सब्जेक्टिव होगा ये यूपीएससी मेंस में जो वो लोग आंसर्स लिखते हैं ना उसकी तरह होगा। ठीक है, ऐसे टाइप होगा ये। सीधे ऐसे जैसे मतलब हम कोई कंटेंट पढ़ के मतलब सवालात का जवाब दें, वो थ्योरी बेस्ड होगा। इसके बरक्स कहीं पे हमें खुद के ख्यालात का इजहार करना होगा, वहां पे हाई लेवल का वो रहेगा। तो ऐसे ही मतलब कहीं इनको पे हम कोई कंटेंट पढ़ के ना जवाब देंगे। जी जी बोले। जी जी, आप कंप्लीट कीजिए फिर। बस मैं यही बोल रही थी, देखो मतलब जहाँ पे जो हाई लेवल होता है वहां पे हम मतलब बहुत जोर लगाते हैं अपने दिमाग पे, फिर उसके बाद हम मतलब क्वेश्चंस लिखते हैं, आंसर देते हैं, और उसमें हमारी राय भी शामिल होती है। लेकिन कहीं जगह पे अगर हम देखेंगे जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वहां पे हमारा कोई दखल नहीं होता। हम कहीं पे चाहे भी ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन कंटेंट के हिसाब से हमें चलना पड़ता है। हाँ, मैं ये कह रहा था जी, ये हमारा जो है ना डाइवर्जन और कन्वर्जन जो है ये, नहीं इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि डाइवर्जन जो होता है हमारा सब्जेक्टिव होता है, उसमें लिखना ही पड़ता है। मतलब ऐसा नहीं आपने टिक किया या चॉइस बेस, ऐसा कुछ नहीं होता। और जो आज के अगर उसमें कहेंगे हम इस्तेलाह में, तो डाइवर्जन मतलब याद करने बिल्कुल के लिए या समझने के लिए सब्जेक्टिव होता है, और कन्वर्जन जो होता है वो ऑब्जेक्टिव होता सही सही। देखिए वही तो बोल रहे हैं ना, वहां पे हम अपने ख्यालात का इजहार कर सकते, हो जाएगा उसमें हम है। अपनी राय देंगे, जबकि उसमें कन्वर्जेंट में ऐसा नहीं होगा। हाँ, मतलब अगर वो वही क्वेश्चन एक लाइन का है तो हम उसे 10 लाइन में भी करके लिख लिख के आते हैं। सही बात है। अभी ये देख लेते हैं नॉर्म रेफरेंस और क्राइटेरियन। ये इसका क्या था, किस बेस पर है ये? आपने अभी कैटेगराइज करके बताया था ना जैसा। ऑन द बेस हाँ, ऑफ रेफरेंस, हाँ, नॉर्म। जी, रेफरेंस बेस पे है ये। हाँ, ठीक है। नॉर्म रेफरेंस होगा, क्राइटेरियन होगा, ये दो मेन होते हैं। ठीक है, नॉर्म से हम कैसे याद रखेंगे पता है, एन से आता है नेट का एग्जाम ना हमारा जो है, यानी कि नॉर्मल लोगों से हमारा कंपटीशन होता है। नॉर्म नेट परसेंटाइल इसमें होगा। ठीक है, और मॉक्स उसमें होते हैं। ठीक है, यानी कि क्या कहें, हमारा कंपैरिजन होता है दूसरों के साथ। ठीक है, ग्रुप्स होते हैं और रैंक्स इसमें दी जाते हैं। ठीक है, परसेंटाइल में इसको बताया जाता है। और क्राइटेरिया यानी कि एक बेंचमार्क इसका है, जो मेन वर्ड होता है ये होगा बेंचमार्क। ठीक है, स्टैंडर्ड हमारा बताया जाता है। एक मतलब जैसे एमए में हमको मार्क्स मिलते हैं, एक परसेंटेज होता है, यहाँ तक अगर पहुंच गए तो पास होंगे और नहीं पहुंचे तो फेल होंगे। और नेट के लिए भी जो दिया जाता है कि 55% एलिजिबिलिटी होना जरूरी है नेट या फिर जेआरएफ के लिए। ठीक है, यही होगा ना पीएचडी के लिए, शायद इसके लिए नहीं हाँ होगा ना। हाँ हाँ, बिल्कुल। पीएचडी के लिए। जैसे 10th वगैरह में भी रहता है ना, अगर 60% है तो फर्स्ट डिवीजन में ऑन ये उसका ये रिजल्ट होगा, फिर उससे आगे सेकंड डिवीजन में आएगा। अभी जो उसी होता है हिसाब वो से उसमें एक 10 पॉइंट्स क्राइटेरिया 9 फिक्स पॉइंट्स होता देगा। है। हाँ जी। जी जी, उसमें एक क्राइटेरिया फिक्स होता है, जबकि ये जो परसेंटाइल है उसमें देखा जाता है कि मतलब कितने बच्चे आगे जाएंगे, फिर उसी हिसाब से क्रिएट किया जाता है, उसमें पहले से फिक्स्ड नहीं होता। फिक्स नहीं होता है। जैसे अभी हम लोगों का कट ऑफ हमेशा चेंज होता रहता है ना, कट ऑफ जो होता है
कभी 240 जाता है, कभी मतलब 216 जाता है, 218 जाता है, ऐसे हाँ बिल्कुल, अलग अलग उसमें अलग देखा जाता है हाँ 6% के अंदर कितने बच्चे आ रहे हैं, तो फिर उसी हिसाब से कट ऑफ दिया जाता है, तो ये फिक्स्ड नहीं होता, यहाँ पे ये पहले से ही फिक्स्ड होता हाँ, हम्म। मतलब ये जो है, अभी जो पूछ रहे थे ना, मैं बोल रहा, लेकिन मुझे नेटवर्क का थोड़ा इशू है आज। ये जो है आपने, ये ना रेफरेंस के बेस पे होते हैं, ये नॉर्म रेफरेंस और क्राइटेरियन, इसको अगर बोलते हैं ये क्राइटेरियन रेफरेंस जो है ना, क्राइटेरियन रेफरेंस एवेल्युएशन जो दिया है, ग्लेसर ने दिया है 1963 के अंदर, यानी 1963 में। यानी पहली बार जो इस टर्म का यूज किया था, यानी क्राइटेरियन डिफरेंस का यूज जो किया था, वो ग्लेसर ने किया था 1963 के अंदर। किसने किया था? आप नाम उसको चैट में लिखिए। GLA और इसी तरीके से SAR, ग्लासर, ठीक है। ग्लेसर 1963 के अंदर पहली बार जो टर्म दिया था, वो उसी ने दिया था। और ये मतलब जो है ना, जो लर्नर्स की जो अचीवमेंट है उसको डिस्क्राइब करने के लिए आता है, जो मतलब टू डिस्क्राइब द लर्नर अचीवमेंट्स ऑन अ परफॉर्मेंस कंटिन्यूम। जैसे अभी आपने बताया कि ये जो होता है वो उसमें उसमें होता है, क्या बोलते हैं उसको, परसेंट में होता है ये। और जो नॉर्म डिफरेंस एवेल्युएशन होता है, वो होता है उसमें परसेंटाइल में। लाइक जैसे नॉर्म डिफरेंस की एक मिसाल ये है, जैसे कोई भी एक अब्दुल रकीब साहब ने जो है 98 परसेंटाइल मतलब वो किया है, स्कोर किया है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ 2% कैंडिडेट इनसे बढ़कर है। जी। यानी विच मीन्स ओनली 2 कैंडिडेट्स स्कोर्ड बेटर देन हिम, ये होता है। और ठीक है। ये अक्सर ये जो नॉर्म डिफरेंस कंट्री ये जो होता है, हमारे एग्जाम में होता है, नेट वगैरह में होता है ये। और हाँ। जो ये जो होता है, ये दूसरे वाला क्राइटेरिया वाला, ये हमारे PhD लेवल में होता है, जैसे 55% अगर से ऊपर अगर होंगे तो ही हम एलिजिबल होंगे उसके लिए। हाँ, ठीक है। और कुछ? सिर्फ PhD में ही नहीं होता, ये कहीं भी हो सकता कहीं है, भी हो लेकिन सकता है, मतलब वहाँ पे एक क्राइटेरिया पहले से इंटर्न में फिक्स्ड सब में है। होता है। हाँ जी, MA में भी होता है, सब में होता है। मतलब एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाने के लिए जो क्राइटेरिया होता है, वो वहां पर सीधे ही यूज होता है। क्राइटेरिया में बस मास्टरी चेक की जाती है कि ये कितना मतलब कितनी एबिलिटी आ गई उसके अंदर, वहाँ पे वो चीज़ नहीं है, यहाँ पे प्रोफिशिएंसी चेक करते हैं वहाँ पे। हाँ, ठीक है। आगे चलते हैं। मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट, यहाँ पर देखिए क्राइटेरिया नॉर्म लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। क्राइटेरिया यानी कि अपने आप से कि वो उसका वेट हाइट कितना है, ठीक है, अपने आप से वो देख रही है कि मेरा हाइट कितना है, बस। और नॉर्मेटिव यानी कि यहाँ पर वो एक अलग है, दूसरों से कंपेयर करके। यहाँ जो लाइन दी हुई है इससे समझ में आ रहा है, देखिए कि दूसरों से कंपेयर किया जा रहा है कि इसकी हाइट कितनी है, ये इसकी कम है, इसकी ज्यादा है, इसकी इतनी ज्यादा है, इसके बराबर है, ऐसे, ठीक है। हाँ, ये कंपैरिजन भी इसका ये है, ये कीवर्ड है इसका। हाँ, कंपैरिजन भी। नॉर्मेटिव जो रेफरेंस टेस्ट है, इसका ये कंपैरिजन भी है, इसमें कंपेयर किया जाता है, जबकि इसमें नहीं है क्राइटेरिया। ठीक है। और मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट होगा उसके बाद, ये सबसे ऊपर होता है अपर लेवल का, ठीक है। हाँ, ये टिपिकल, इसके बाद ये टिपिकल रेस्पॉन्स टेस्ट, वो अपर लेवल का होता है, मतलब उसमें पूरी की पूरी एबिलिटी चेक की जाती है, इसमें मतलब कोई स्पेसिफिक कोई खास चीज जैसे एटीट्यूड है, बिहेवियर है वगैरह, लेकिन उसमें पूरा का पूरा देख लेते हैं कि कितना पोटेंशियल है किसी के अंदर। हाँ, और ये जो हमारा ये पढ़ा ना हमने क्राइटेरिया, ये अक्सर क्वेश्चन में पूरा नहीं लिखा हुआ आता है, कहीं कहीं आता है, लेकिन ज्यादातर शॉर्ट में आता है, वो आता है लिखा हुआ CRT एंड NRT। वही हुआ ना, CRT क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, और इसका हुआ नॉर्मेटिव रेफरेंस टेस्ट। हाँ, तो ये अक्सर ये लिखा जाता है, मतलब ये शॉर्ट फॉर्म में आता है CRT एंड NRT। तो ये ऐसा नहीं कोई कंफ्यूज हो जाए कि ये क्या आफत आ गई, कि ये वही है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। जी, ये समझ में आ गया मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट। और टिपिकल परफॉर्मेंस टेस्ट में ना डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, ठीक है। इसके क्राइटेरिया क्या क्या होगा? नहीं, क्राइटेरिया का है ये, ठीक है। इसमें डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है कि कितना जल्दी ये कर सकते हैं, और अचीवमेंट टेस्ट होता है कि वो क्या हासिल कर सकते हैं, ठीक है, समझ कर क्या हासिल किया है। और प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, फिर प्लेसमेंट टेस्ट होता है। क्राइटेरिया में भी में ही होता है ना ये? हाँ, है एप्टीट्यूड में जल्दी तो नहीं आएगा, एप्टीट्यूड का माना है कि इसके अंदर मतलब कितनी एबिलिटी है, जल्दी तो नहीं होगा ये।
हाँ वही, मतलब कितनी एबिलिटी और कितना जल्दी इसने सीखा, ये बोल रहे हैं। एबिलिटी लिख देते हैं यहाँ पे। हाँ जी, मतलब कोई कितना कैपेबल है, कोई किस चीज का टेस्ट है उसके अंदर, तो वो हुआ एप्टीट्यूड। ठीक है। और दो होते हैं और फिर ये synoptics। अगर आप अगर टेस्ट की बात चल रही है, मतलब इवेल्युएशन की बात चल रही है, फिर टाइप ऑफ टेस्ट भी आ जाते हैं। टेस्ट जैसे अभी बताया ना, डायग्नोस्टिक टेस्ट हो गया, और इसी तरीके से एक टेस्ट होता है प्रोग्नोस्टिक टेस्ट होता है, फिर एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। इसी तरीके से अचीवमेंट टेस्ट भी होता है, एक प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है। तो प्रोफिशिएंसी और डायग्नोस्टिक की तो आपने बात ही कर ली है। हाँ जी। और प्रोग्नोस्टिक और टेस्ट और एप्टीट्यूड टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट, इसके बारे में थोड़ा बता दो। अच्छा ठीक है, क्या पहले इसको देख क्या लेते हैं, बोल रहे हैं असेसमेंट आप, ये कंप्लीट कर लोग लेते हैं। ये क्या बोल रहे हैं कुछ? मतलब ये क्या टेस्ट आपने एप्टीट्यूड बोला? टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट के बारे में बता रहे हैं, क्लियर। नहीं नहीं, और कुछ कुछ पी से बोला कोई वर्ड, प्रोग्नोस्टिक टेस्ट। प्रोग्नोस्टिक। प्रोग्नोस्टिक। हाँ, ये टाइप ऑफ टेस्ट में आता है। ये आते हैं 1 2 3 अच्छा, 4, मैंने लिखे हुए 5। इसमें ये ये है क्या ना, वो होता है? प्रोग्नोस्टिक टेस्ट या ऐसे इसमें होता है कि पर्सनालिटी टेस्ट के तरह होता है। पर्सनालिटी टेस्ट जिस तरह एबिलिटी को देखते हैं ना, तो हाँ, उसी मतलब ये तरह देखना ये होता है कि ये मुझे ये बताओ, मतलब कोर्स के दौरान एक टेस्ट कराते हैं जिससे टीचर या जो भी कराता है उसी ये जान जाता है कि ये देख लेता है कि ये कोर्स खत्म होगा तो ये कितना जान जाएगा, इसकी एबिलिटी किस कदर डेवलप हो जाएगी। इसको बोलते हैं प्रोग्नोस्टिक टेस्ट। ये फ्यूचर आउटकम को अच्छा, वो जानने के लिए होता जो है। इतना जल्दी याद लिखा है था बस, आपने, एक अच्छा वर्ड से आप अमरीन, इसको जो पकड़ ले। आपने एप्टीट्यूड के आगे जल्दी लिखा था वो शायद इसके आगे लिखना है। अच्छा, बस प्रोग्नोस्टिक में। हाँ, हाँ, ये मतलब बोल रहे इसको हैं ना कितना जल्दी सीखा, मुझे लगता है फिर यहीं पे होगा वो वर्ड। बस एक लफ्ज से आप इसको पकड़ ले, ये जो होता है ना फ्यूचर आउटकम को जानने के लिए होता है, खत्म। प्रोग्नोस्टिक। हाँ, प्रोग्नोस्टिक जो होता है फ्यूचर आउटकम को जानने के लिए होता है। मतलब टीचर भाप लेता है कि यार ये खत्म होने से पहले पहले इतना तो पढ़ लेगा। अच्छा। उसके बाद फिर एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। एप्टीट्यूड टेस्ट ना वो तलवी सर ने यूज किया था, कितना जल्दी वो सीखता है, मतलब वही एबिलिटी हाँ, उसके अंदर कितनी है, वही मतलब होगा दोनों में का भी, मतलब ऑलमोस्ट वही होगा। और ये एप्टीट्यूड ये टेस्ट होता है। एप्टीट्यूड लफ्ज से एप्टीट्यूड से पता लग रहा है ये नॉलेज से मुताल्लिक हमारा टेस्ट होता है। उसकी काबिलियत को जानने के लिए ये टेस्ट होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है। हम्म। और एक अचीवमेंट टेस्ट, वही जो कोर्स के आखिर में होता है। और फिर हमारे साथ। प्रोफिशिएंसी टेस्ट। हम्म, हम्म जी बोलिए। और जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, ये उसकी काबिलियत कितनी है, स्किल्स क्या है, स्किल्स से मुताल्लिक ये टेस्ट होता है। हाँ, घुमा फिरा के एक हाँ, ही ये बात होती है। प्रोफेशन से रिलेटेड होता है, ये मतलब हम्म, जैसे डॉक्टरी, मतलब इंजीनियरिंग वगैरह इन्हीं प्रोफेशन से रिलेटेड होता है कि किस प्रोफेशन में कौन माहिर है। अच्छा। एक बात होता है, सच में मुझे ना ये मतलब मुझे समझ नहीं आ रहे थे, लेकिन अब जो कर रहे हैं ना हम ये, इससे मुझे समझ आते हैं। वरना मैंने भी हाँ। सिर्फ लिखे हुए थे, ये लिखे हुए थे और पढ़े हुए थे, लेकिन हकीकत में क्या बात है मुझे नहीं पता था इनका। हाँ, हमको भी बहुत सारी चीजें अभी क्लियर हो रही है कि हाँ ये था, ये था। ऐसे ही होता है डिस्कशन में, ये बहुत बहुत फायदा होता है। मैंने और इसको लिखा, प्रोफेशनल टेस्ट को लिखा, दीज टेस्ट एम टू एस एसिस द जनरल एबिलिटी पर्सन, द जनरल एबिलिटी ऑफ पर्सन, वही होता है। यानी उसकी काबिलियत जो है उसको एसेस करने के लिए। ठीक है। और एप्टीट्यूड टेस्ट तो हमारा ही होगा कंपलसरी, वो नॉर्म में ही होगा, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, ये सारी चीजें हम लोग के साथ लगी हुई है। हाँ, पोटेंशियल ऑफ द लर्नर इसको जानने के लिए होता है। इट हेल्प्स टू नो द पोटेंशियल ऑफ द लर्नर आफ्टर द कोर्स। ठीक ये है। टेस्ट होता है, फ्लूइड इंटेलिजेंस टेस्ट भी होता है, कौन सा? और जिसमें फ्लूइड। फ्लूइड इंटेलिजेंस टेस्ट जिसमें कि वो बंदा, हर कोई अपने अपने हिसाब से खुद की एवेल्यूशन करता है, सेल्फ एवेल्यूएशन, रीजन सॉल्व एंड प्रॉब्लम देखता है हर कोई इंडिविजुअली तौर पर। उसमें वो एबिलिटी उस कंसिडर करता है इंडिपेंडेंटली कि वो कितना सीखा कितना नहीं सीखा, सेल्फ एवेल्यूएशन कह सकते हैं उसको। FC2 में भी होता है ना, उसमें, लेकिन मतलब जो पहले ग्रेड में हमें मार्क्स आए थे, फिर अगली क्लास में हमारे क्या मार्क्स थे, या पहले सेम में जो मार्क्स थे फिर दूसरे सेम के साथ कंपेयर किए जाते हैं, लेकिन खुद के साथ ही FC2 एवोल्यूशन में। जी जी। किसमें?
आपने लिखा हुआ है ऊपर 6 नंबर पे एब्सेटिव इवोल्यूशन। इप्सेटिव है शायद, हाँ इप्सेटिव, ठीक है। जी जी। हाँ, पहले कितना था और बाद में कितना है, कंपेयर किया जाता है पहले के परफॉर्मेंस को बाद वाले से। हाँ, लेकिन खुद के साथ ही इसमें मतलब दूसरे हाँ, खुद से स्टूडेंट्स ही, के साथ बिल्कुल। कंपेयर नहीं किया जाता। सेल्फ। जी बिल्कुल। सिनॉप्टिक असेसमेंट भी है ना, ओवरऑल कितनी नॉलेज हासिल हुई है, इन डेप्थ में होता है वो, ठीक है। ये उतना पूछा नहीं जाता है, तो मैं इसको वो ज्यादातर लिखा, ठीक है। और और फिर लेकिन ये स्केल्स में भी जो आते हैं इप्सेटू टाइप। टेस्ट जो है ये आया था, इप्सेटू आया था 2-3 बार। अच्छा, फिर आप अगर एक क्वेश्चन देखेंगे मेरे ये इसमें जो है स्किल्स से आया हुआ है, मतलब नॉमिनल और ऑर्डिनल इंटरवल रेशो, ये हाँ भी हाँ, करेंगे इवैल्यूएशन में उसको आते भी, हैं। करेंगे उसको भी और इंशाल्लाह अभी। रिसर्च का पार्ट है, बहुत बड़ा पार्ट। हाँ बिल्कुल, वहाँ कर सकते हैं। हाँ, वहाँ भी कर सकते हैं इसको। मतलब जहाँ जहाँ पर हम टाइप ऑफ लर्नर देखेंगे ना, तो उसी के जिम्मे अगर नोट कोई बना रहा होगा तो उसी के जिम्मे में ये सारी चीजें इवैल्यूएशन को भी ले लेंगे, तो सारी चीज अक्सर चीजें मतलब वहीं पे हो जाएगी। अच्छा, टाइप ये ऑफ देख लर्नर लेते हैं को ना अगर आप क्वालिटीज। देखेंगे। हाँ ठीक है, क्वालिटीज देख लेते हैं ना टीचर की, क्वालिटीज जो अलग अलग होते हैं, की बिहेवियर और हेल्पिंग बिहेवियर क्या होता है। की हाँ बिहेवियर जो जी। टीचर से रिलेट करता है, और हेल्पिंग बिहेवियर इनके स्टूडेंट से रिलेट करता है। की बिहेवियर में लेसन क्लैरिटी, ये सेम वर्ड्स अक्सर यूज होते हैं। लेसन क्लैरिटी होगी, इंस्ट्रक्शनल वैरायटी यानी कि टूल्स क्या इस्तेमाल कर रहे हैं टीचर बताने के लिए हमको, जैसे यही सारी चीजें होती है, चॉक एंड डस्टर और पीपीटी होगी, वो सारी चीजें, ठीक है। टीचर टास्क ओरिएंटेशन, ठीक है, यानी कि टीचर अपने प्रेशर को कितना हैंडल कर सकती है ना। और एंगेजमेंट इन लर्निंग, ठीक है, कितना वो एंगेज करके बच्चों को पढ़ाती है। और स्टूडेंट सक्सेस रेट, यानी कि लास्ट में मतलब बच्चों को जो जो कुछ समझ में आया उसका सक्सेस रेट कितना है, ठीक है। इसका निमोनिक सा LITES, लाइट्स। लाइट्स बन जाता है इसका तो। L से लेसन, I से इंस्ट्रक्शनल, T से टीचर टास्क, ठीक है, और E से एंगेजमेंट, और S से स्टूडेंट सक्सेस रेट। और हाँ हेल्पिंग बिहेवियर में होगा जो स्टूडेंट से रिलेट होगा, यानी कि स्टूडेंट के आइडियाज होंगे, स्ट्रक्चरिंग होगा, ठीक है, यानी कि ऑर्गेनाइजर्स होंगे उसके अंदर, और टाइम टेबल, सिंपल से पहले टाइम टेबल। स्टूडेंट्स से आइडियाज लेंगे, उनको किसी जगह लिखेंगे, फिर उनको मतलब तरतीब देंगे, वो स्ट्रक्चरिंग में आएगा। अच्छा, उसको तरतीब ऐसा ही देनी है ना? हाँ जी जी। आगे स्टार्टिंग में फिर वही टाइम प्रोबिंग है टाइम टेबल मतलब। ही आता है ना। जी। टाइम टेबल आता है ना उसमें, ये जो कि हेल्पिंग इसमें बिहेवियर कुछ भी होते आ हैं। सकता है। हाँ बिल्कुल, तरतीब देना मतलब टाइम टेबल भी तरतीब से ही होगा। हम्म। अच्छा, और उसके बाद होगा प्रोबिंग ना। क्वेश्चनिंग, मतलब नहीं क्वेश्चनिंग आएगा उसके बाद। हाँ, स्क्रीनिंग। क्वेश्चनेयर होगा, क्वेश्चन क्वेश्चनिंग आंसर होगा। के बाद, हाँ हाँ, फिर क्वेश्चनिंग में फिर भी उनको उन्होंने। थोड़ा सा हिंट दे दे के ना उनके अंदर से मतलब नॉलेज निकालेंगे। उनको मतलब हाँ। कहीं पे रुक जाएंगे, अटक जाएंगे, थोड़ा सा उनको मतलब लुकमा जैसे देते हैं ना, वैसे ही उनको हम्म। आगे बढ़ाया जाएगा। हाँ, तो उनके मतलब उन्हीं के ख्यालात होंगे। फिर आगे टीचर स्टूडेंट अफेक्शन, मतलब उनके दरमियान रिलेशन कैसा है, मतलब किस तरह से स्टूडेंट मतलब प्रॉक्सिमिटी लेवल चेक की जाएगी वही। ठीक है। प्रॉबिंग, फिर टीचर इफेक्ट आएगा। इसका निमोनिक्स आप जैसे याद कर सकते, जैसे लिखवाया था मैं, मतलब बताया था। सही क्वेश्चन यूज करने पर पहले सही सही मतलब ये स्ट्रक्टिंग क्वेश्चन, क्वेश्चनिंग, और यूज यानी यूजिंग स्टूडेंट्स आइडियाज जो होते हैं, उसके आइडियाज एंड कंट्रीब्यूशन जो होता है, वही सही क्वेश्चन यूज करने पर से ले लेंगे हम ये प्रोबिंग। और टीचर अफेक्शन मिलेगा, ये पांचवें नंबर पे टीचर इफेक्ट आ जाएगा। ये सही क्वेश्चन यूज करने पर टीचर इफेक्ट, ये अफेक्शन मिलेगा। सही क्वेश्चन यूज करने पर टीचर अफेक्शन मिलेगा। इंग्लिश में लिखना सही था ना, अब इससे लिखो यहाँ से लिखो, समझ नहीं आ रहा। इतनी चीजें लेने लिख देते हैं। किसको समझ में आ जाए। हाँ, इसमें अच्छा मुझे ठीक एक चीज क्लियर हुई कि हेल ये बिहेवियर ऑफ इफेक्टिव, ये एक जो स्टूडेंट से मुताल्लिक होता है और एक टीचर से। है। लाइट्स वाला हाँ, difference हो जाएगा। वापस नहीं, अगर हम खुद करने बैठे तो फिर
पता नहीं क्या 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 सोच लेते हैं हम लोग। हम्म। नहीं, जब आप आपस में ये डिस्कशन करते हैं ना तो उससे अच्छे मतलब जब बोलना शुरू करते हैं तो समझ में आती है। जो चीज नहीं समझ में आती ना खुद बैठ के, वो चीज ऐसे समझ में आ जाती है। हाँ बिल्कुल।